एक मिनिट. आता बघा बरं. आता 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 चालू झालं रेकॉर्डिंग. आता चालू झालंय. आता नका रेकॉर्डिंग चालू करू मॅडम. नाही आता नाहीये सध्या. नाही घेतली. बीओडी मध्ये नाहीये मी मेंबर. आली होती तलेगाव दाभाडा, तर तू नव्हती. नाही मी अटेंडच केलं नाही. ते कोरोना पॉझिटिव्ह झाले होते ना, मग त्यामुळे मी टाळतेच आहे. नाही शक्यतो कुठल्याला आलेले. अजून खूप जणांनी आज माझा लॅपटॉपच नाही, माझा मुलगा घेऊन गेलेला आहे. आज फोनवरच बसलीये मी. तो आल्याशिवाय लॅपटॉप मिळणार नाही. प्रश्नांची उत्तराचं तुझ्याकडे आहे ना? प्रश्नोत्तर. हो हो हो. आज उद्या दोन्ही दिवस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्टच आहे बाबा. काजल नाही आली ना अजून? नाही, मला आता काही दिसत नाही कोण आलं काय आलं, कारण की सांगितलं ना आज लॅपटॉप नसल्यामुळे प्रॉब्लेम. हाय स्मृती. चौधरी सर, आपण किती जणांना को होस्ट करू शकतो ह्याच्यात? काय म्हटलं? किती जणांना को होस्ट करू शकतो ह्याच्यात? एक मिनिट. हॅलो. हॅलो मॅडम. हा, को होस्ट म्हणलं किती जणांना करू शकतोय आपण? 10 जणांना करू शकतो. 10 जणांना आहेत ना? हा. कोणाला करायचंय? वैशालीला नंतर लागेल. प्रश्नांची उत्तर आहेत ना सेशन तिच्याकडं, मग नंतर लागेल ते. किंवा मग आताच करून ठेवताय का कसं? हो, आताच करून ठेवतो. हा. वैशाली जैन. वैशाली तू हँड राईज कर, म्हणजे मग ना सरांना सोपं जाईल. नाही एक मिनिट सर. हा, दिसलं त्यांना, दिसलं. हा. आजच मला चष्मा लागला तर ते लावून कस तरी वाटून आलं मला आता. छान दिसते. मला सोबत नको कोणीतरी. हाय विजया. काजलनी सुद्धा हँड राईज केलेलं आहे बघा सर. काजल गारोळे. खूप दिवसांतर भेटत आहे विजया. परलीची आहे ना, परली वैजनाथ. तू अनम्यूट कर ना स्वतःला. स्वतःला अनम्यूट कर ना. तू म्यूट आहेस. काय जाऊ ना बाहेर तिथं? हाय नेत्रा. तू म्यूट आहे विजया. तू म्यूट आहे. तुझा आवाज येत नाहीये. तू अनम्यूट कर स्वतःला. नाही येते आवाज तुझा. तुझा आवाज नाही येते विजया. वैशाली 1-2 मिनिटं आपण को होस्ट करून घेऊ सगळ्यांना. ज्यांना बोलायचं ना त्यांना को होस्ट करून घेऊ. सर एक मी नावं वाचते, त्यांनी हँड राईज करा जर केलेले नसतील तर. नेत्रा भक्कड केलेला आहे सर, त्यांनी केलेला आहे. त्यांना एक को होस्ट करा. हो, नेत्रा भक्कड. अजून त्यानंतर ना ममता जोशी. ममता जोशी प्रेयर म्हणणार आहेत. प्लीज हँड राईज करा तुम्ही जॉईन झाला असेल तर. ममता जोशी. हा, ममता जोशी आहेत का? त्यानंतर काजल गारोळे. काजलनी केलेला आहे हँड राईज. हो. ममता गुप्ता. हा, त्यांनी पण हँड राईज केलेला आहे. माधवी जोशने आहे हँड राईज. रामेश्वर गिरी सर आहेत. वैशाली. वैशाली जैनचा आहे. भारती औरंगाबाद लोटस क्लबच्या. भारती.
सर तुम्ही मला होस्ट करता का मी करते त्यांना को होस्ट? ओके, मी सांगतो त्यांना. नाही तुम्ही काय करा, माझ्या नावाला क्लिक करा आणि फक्त को होस्ट म्हणा. आपण हे करतो ना तसंच. ओके करते मी. नीताजी तुम्ही झालेले आहेत को होस्ट. फक्त सर एकदा येत नाही ह्याच्यातनं चेक करा. म्हणजे आपले काजल तू चेक करते का जे बोलणारे आहेत त्यांना को होस्ट आलंय का? हो मी झाली. मी पण झाली. माधवी तू झालीस का? ममता हॅलो ममता एक मिनिट सोहम एक मिनिट. नेत्रा मी पण झाली आहे. मी पण झाली आहे. ममता जोशी आणि माधवी ममता गुप्ता नाही झाली. माधवी पण झाली को होस्ट. वैशाली राहिली. मी पण झाली. झाली का बघ एक का? वैशाली जैन ना? हा हा वैशाली झाली. ममता जोशी राहिली. मी पण झाली आहे. हा आता कोण राहिलेलं आहे? नेत्रा आणि ममता गुप्ता राहिल्या. नाही माझं नेत्रा झालेलं आहे. मी सांगितलं माझं झालं. हा नेत्रा झालेले आहेत. नेत्रा भक्कड झालेले आहेत. सोम फोन दे ना सोहम. झाले का सगळे? सुरू करूया का मीटिंग? को होस्ट झालेत का आपण सगळे? नेत्रा झालेत, ममता जोशी झाल्यात, हो. काजल गारोळे, ममता गुप्ता, माधवी पीजे हा आहे, गिरी सर आहेत, वैशाली जैन आहे, चौधरी सर आहेत. मग सुरू करू आपण. सुरुवातीचे झालेले आहेत सगळे. मग नंतर जे लागतील तसे मी को होस्ट करत जाईल. हो. नेत्रा सुरू कर. Meeting call to order. I request President Dr. Mamta Joshi, IWC Tatu, to recite the inaugural prayer. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ अपना राइट हैंड रेज करें इनरव्हील प्रेयर के लिए एंड रिसाइट विथ मी. मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में है ईश्वर भर दो, हम सभी हैं तेरे बालक, भूले ना यह इतना कर दो. धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे. आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है ये याद रहे, सेवा करने की जरूरतें जब कहीं भी आन पड़े, सेवा करने की सब जन की हम तत्पर डटे रहे. इनर व्हील की शान बढ़ाए, ये वर हमें प्रदान करे, मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु यह कृपा प्रदान करे, प्रभु यह कृपा प्रदान करे. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू. Thank you, Mamta. District dignitaries, all president and EC and members. आज के इस वेबिनार प्लान योर फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर लाइफ टाइम, इसमें मैं सभी पार्टिसिपेंट का, मेंबर्स का स्वागत करती हूँ. अतिथि देवो
कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। थैंक यू। ओवर टू यू ममता। Good evening. Myself, Mamta Gupta, President of Innerville Club of Shrirampur. I am very happy to introduce our chief guest, Mr. Vishnu Chaudhary, sir. He is serving insurance sector from past 17 years. He is member of Divisional Manager Club and he is always awarded for his good deeds. 500 people have already trusted him and bought the policies already irrespective of each sector. People belong to. He has educated everyone about importance of insurance. Welcome, sir. Thank you. ओवर टू यू माधवी। Audible? Hello. हेलो, यस। Hello. Am I audible? Yes. यस मैम। Yes. Hello. Hello to all. This is Madhvi Jodhwani, President of Area 24 Latur. Joining today are all the women, rather superwomen and visionary about future planning. And for that, we have today our chief guest to teach us how to invest wisely and secure our future. I am glad to introduce you all today, our chief guest speaker, Mr. Rameshwar Giri. Mr. Giri is one of the topmost development officer in LIC India and has a big name in insurance industry. Mr. Giri is a well-known motivational speaker and a successful coach, motivated and trainer many people and change their life on a right track. His sessions are conducted all over India. By profession, he is a financial planner, expert with not only 5 or 10 years of experience, but 33 years of experience in financial planning. We all are lucky to have you, sir, today here. I hope you'll give our best suggestions and guide the ladies present here. Isn't happy to share his experience about life and lifetime financial planning. Let's give sir a big round of applause and welcome Mr. Rameshwar Giri. It's good to have you here today, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Okay, sir. So, मुझे इजाजत है स्क्रीन शेयर मेरा करूंगा। 1-2 मिनट। स्क्रीन शेयर किसका है? विष्णु चौधरी स्क्रीन शेयर दीपाली मैडम का है। मेरा स्क्रीन शेयर कर। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। यस, आप बाहर आ जाइए। तो तब तक ये प्रक्रिया चालू है। सबसे पहले मैं रामेश्वर गिरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मानता हूं आप लोगों को कि इतने अच्छे एक बहुत ही नोबल कॉज के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। और मैं विष्णु चौधरी जी से बात कर रहा था कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है आजकल इनकी, तो मुझे पता चला कि स्कूल में टॉयलेट से लेके बुक से लेके काफी कुछ एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हैं। भाई सबसे पहले मेरा प्रणाम आप लोग स्वीकार करिए। बहुत ही अच्छा एक्टिविटी, बहुत ही अच्छा। उस सब के लिए आपको मैं एकदम तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लेडीज की एक खास बात होती है फ्रेंड्स, दूसरों के चीजों को देखते हुए सब कुछ को संभालते हुए अगर किसी चीज को लेडीज भूल जाते हैं तो वो अपने आप को भूल जाते हैं। और इसीलिए मैं आज आप लोग के बीच में आया हूं कि सब कुछ ठीक है लेकिन अपने आप को मत भूलिए। आइए आपको मैं आज थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताना चाहूंगा। इस बात का मुझे अच्छी तरह से एहसास है कि अगर कोई चीज मुझे सीखनी है तो मैं लेडीज से फाइनेंशियल प्लानिंग सीखूंगा। मैं तो उन्हें सिखा नहीं सकता, उसमें उतना सक्षम मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकल बातें जो लगी रहती है फाइनेंस के साथ, डेफिनेटली उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, और फिर आप लोग म्यूट भी हो जाइए। सो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। लगभग आपके साथ में 40 मिनट्स हूं। जो कुछ भी मन में शंका हो आप लोग आराम से बीच में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक पारिवारिक डिस्कशन है, कोई प्रोफेशनल डिस्कशन नहीं है। तो आखिरी में पूछेंगे वगैरह के फॉर्मेलिटी में मत पड़िएगा। मन में शंका है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मिस्टर चौधरी आपको अनम्यूट कर देंगे, ठीक है, उन्हें आप हाथ दिखा के डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और बस मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है। स्क्रीन शेयर होने के बाद मैं हमेशा पूछता हूं क्या स्क्रीन शेयर हो गया, और फिर आप लोगों को कहना होता है यस हो गया। तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं फ्रेंड्स, और मुझे फिर आप लोग बताइए यस। सो द गोल्डन क्वेश्चन, हो गया स्क्रीन शेयर फ्रेंड्स? हो गया सर।
ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जस्ट एक मिनट, मुझे पीपीटी पे जाने दीजिए। देखिए गड़बड़ होता है, ये क्या हो गया? राइट, आई थिंक एकदम एकदम क्लियर है सब कुछ। हाँ, एक बार मुझे कॉन्फिडेंस दे दीजिए, सब कुछ क्लियर आ रहा है? चौधरी सर? हाँ, Sir, क्लियर है perfect. तो हाँ सर, हाँ, एकदम Yes, ठीक है। एकदम क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। एंड चौधरी सर, इसके बाद हाँ। मैं जो कुछ भी पूछूं ना, इसका रिप्लाई आपको ही देना होगा। ओके, जी हाँ सर, जी हाँ। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग ये कोई बहुत अलग से प्लानिंग नहीं है, हमारे रोज के जीवन की कहानी है वो। लेकिन आप सब प्लेन में ट्रेवल करते हैं, और प्लेन में ट्रेवल करते वक्त हर बार जब आप सीट बेल्ट बांध के बैठते हैं, एक लेडी आ जाती है और वो बताना शुरू करती है कि इमरजेंसी व्हील यहाँ पे है, इमरजेंसी एग्जिट इधर है, और ये करिए वो करिए, बहुत कुछ बताती है। लेकिन उसपे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताती है कि दूसरों के मदद से पहले अपना मास्क, ऑक्सीजन मास्क आप खुद पहन ले। फाइनेंशियल प्लानिंग और कुछ नहीं, बस यही एक लाइन है कि दूसरों के मदद से पहले आप अपना फाइनेंशियल मास्क जरूर पहन ले। उसके ऊपर आने से पहले छोटा सा एक स्लाइड आपके इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहूंगा। ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स। हम लोग को ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा, आने वाले समय में कैसा होगा, देश का कैसा होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। याद रखिए, वर्ल्ड IMF ने एक एनालिसिस किया, उसमें बताया कि 2050 तक दुनिया में केवल 2 देश हैं जो आगे बढ़ेंगे, एक चाइना और एक इंडिया। और इंडिया का GDP लगभग 15% हो जाएगा। इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला पता चलेगा। लेकिन देखिए, लोग पहले G77 में हुआ करते थे, डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्री में हुआ करते थे, लेकिन आज हमारी गणना एक डेवलप कंट्री में होती है। आज हम लोग G20 के मेंबर हैं, छोटा सा अचीवमेंट है। लेकिन जब भी कोई इकोनॉमी डेवलप होती है तो 2 बड़ी बड़ी चीज होती है। एक ये कि जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, जहां पे पहले ब्लैक मनी एलिमेंट हुआ करता था, उससे लोग धीरे धीरे शिफ्ट होके फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं, जैसे इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इस पे आ जाते हैं। ये इकोनॉमी में शिफ्ट होता है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये शिफ्ट अब होना शुरू हो गया है। अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट, लैंड इन्वेस्टमेंट की जगह लोग एक इक्विटी में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, इंश्योरेंस में जाते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं। जब भी कंट्री में व्हाइट मनी बढ़ता है तो ये चीजें होती है। लेकिन कुछ चीजें आप अपने आप के बारे में भी जान ले। एक्चुअली हमारा जो लाइफ बताने की जरूरत नहीं है, हमने सब अनुभव किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक जान लेते हैं। देखिए, 20 से 35 साल का जो अपना एज होता है, वो एज होता है आपका एजुकेशन का, फिर मैरिज का, फिर अपना घर होता है, फिर है ना, फिर उसके बाद 35 to 55 में बच्चे होते हैं, फिर बच्चों का एजुकेशन होता है, फिर बच्चों का मैरिज होता है, फिर बच्चों का करियर होता है। और ऐसे करते करते एक समय आ जाता है कि याद आता है कि अरे अब तो मेरा मेडिकल का एक्सपेंसेस का समय आ गया, कुछ टूरिंग कर लेंगे, कुछ रिटायर्ड लाइफ कर लेंगे। लेकिन एक सच्चाई आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सच्चाई है। ध्यान दीजिए आप लोग सब। अब मैं जानता हूं इकोनॉमिक्स के पहले 10 मिनट तो बड़े अच्छे जाते हैं, फिर मुझे बार बार आपको उठाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं टोटल एक लाइफ स्पैन। अगर हम लोग देखें, एक 80 साल का लाइफ स्पैन लेकर चलते हैं हम लोग, नॉर्मल सब कम से कम लाइफ स्पैन। तो उसमें 0 से 20 साल का जो समय होता है, 0 से 20 साल, ये समय आपके एजुकेशन का होता है। एजुकेशन लिया आपने, फिर उसके बाद पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहे। 28,000 जो हमारे जीवन के दिन है, उसमें से 1/4 हम लोग पेरेंट्स पे डिपेंड रहे, हमने एजुकेशन लिया। उसके बाद सेकंड फेज आता है, फिर वो मैरिज हो गया, फिर बच्चों का एजुकेशन हो गया, और सारी चीजें आ गई। उसके बाद 40 to 60 का फेज आता है, लाइफ का सबसे अच्छा फेज। वो फेज होता है बिटवीन 40 to 60। ये समय होता है जब आप 1 बेडरूम में से 2 बेडरूम में जाते हैं, 2 बेडरूम में से 3 बेडरूम में जाते हैं, रो हाउस में जाते हैं, छोटी गाड़ी पे से आप बड़ी गाड़ी पे जाते हैं, राइट। बच्चे अब्रॉड पढ़ने चले जाते हैं। बहुत सारे लाइफ में जो प्रोग्रेस होते हैं, ये 40 to 60 के बीच में होते हैं। सो इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि जो आपका लाइफस्टाइल डेवलप होता है, जिस तरह का जीवन आप जीवन भर जीना चाहते हैं, उसकी आदत आपको यहीं पे पड़ती है। 40 to 60 के एज में आपको एक लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है, जिसके नीचे आप सोच भी नहीं सकते। वो लाइफस्टाइल आप 60वें साल में फिर रिटायरमेंट होता है, यानी कि इनकम कम हो जाता है। अब ये पूरे सर्कल में आप देखेंगे तो 60 to 80 फिर से इनकम नहीं है, और 20
0 to 20 फिर से इनकम नहीं है, यानी कि 28,000 दिन में से 14,000 दिन ही केवल ऐसे हैं जिसमें आपका इनकम जनरेट होता है, जिसमें इनकम बचत होता है। और ये फिर बहुत ही सीरियस बात है ना, बहुत सीरियस बात है। अरे आधे जीवन में ही हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर क्या सोचना जरूरी है। आप एज ए प्लीज ज्वाइन पूरे कर परिवार, हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। ओके ओके, यस, हाँ। सो कहने का मतलब कि जब आप एज ए फैमिली आप रहते हैं, मैडम म्यूट भी हो जाएगा तो अच्छा है। सो एज ए फैमिली आप जब ज्वाइन रहते हैं तो हमारा एक लाइफस्टाइल होता है, फिर लाइफस्टाइल आप अच्छे से लीड करते होते हैं। उसके बाद फिर आपके पास सेकंड जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों का एजुकेशन के बारे में, और उसके बाद तीसरी अपने आप की जिम्मेदारी होती है रिटायरमेंट का। ये चीज रह जाता है, याद रखिए फ्रेंड्स, रिटायरमेंट का प्लानिंग के बारे में बहुत सीरियसली सोचना रह जाता है, क्योंकि आप लाइफस्टाइल और बच्चों का एजुकेशन और बाकी चीजों में इतना ना अपने आप को बिजी रखते हैं कि इस बात को भूल जाते हैं कि जीवन का 1/3 अभी आना बाकी है। फिर इतना सीरियस है क्या? क्या सचमुच इसकी जरूरत है रिटायरमेंट प्लानिंग की? क्या मुझे उसकी जरूरत है? मेरे लेवल पे इसकी जरूरत है? आइए देखते हैं। 1990 में व्यक्ति 58 इयर्स तक जिंदा रहता था, 2010 का व्यक्ति 66 इयर्स तक, 2020 75, और जो आज आपका जनरेशन है, किसी कागज पे लिख कर रखिए, आप लोग कम से कम 80 to 85 इयर्स मिनिमम रहने वाले हैं। अच्छे से रहे तो 90, और अच्छे से रहे तो 100, लेकिन 85 इयर्स ये कौन बता रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका लॉन्गेविटी, ये आपकी कमिटमेंट है, ये आपका कमिटमेंट है, ये आपका लाइफ का कमिटमेंट। ये क्यों हो रहा है? दो चीजें हैं, एक तो मेडिकल एडवांसमेंट, और दूसरा अपने आप के हेल्थ के लेके अवेयरनेस, एक जागरूकता। बहुत ज्यादा लोग जागरूक है हेल्थ को लेके, अच्छा मेडिकल एडवांसमेंट है, लोग सब चीजें मेंटेन कर रहे हैं। ओवरऑल ही ग्लोब में सारा लोग का जो उम्र है वो बढ़ रहा है। सो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक चैलेंज भी हुआ है। लास्ट 3 साल का आपको मैं सर्वे रिपोर्ट दिखाता हूं, आई ओपनर सर्वे रिपोर्ट है। इंडिया में जहां एक तरफ इनकम बढ़ा है, जहां पे लोगों की उम्र बढ़ी है, एक चीज और बढ़ी है जिसका नाम है ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम उसे कहते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। कितना बढ़ा है? 69% ओल्ड एज होम पूरे भारत में बढ़े हैं। बड़ा शॉकिंग लगा, ये कैसे कैसे हो गया? फिर जब सब खाली है क्या? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे ओल्ड एज होम भरे हुए हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आज के जनरेशन में वो कौन सी गलती हो गई, वो कहां पे मिस्टेक हो गया कि ओल्ड एज होम में लोगों को जाना पड़ा? और कुछ नहीं फ्रेंड्स, लाइफ की कमिटमेंट, बच्चों के कमिटमेंट, बाकी सब चीजें करते करते व्यक्ति अगर किसी चीज को भूल जाता है तो वो अपने आप को भूल जाता है, और जब अपने आप को भूल जाता है तब उसे उसे लगता है कि अब ठीक है, अब क्या करें, अब तो किसके ऊपर हम डिपेंड रहें, तो उससे अच्छा चलिए ओल्ड एज होम में हम लोग रहते हैं, वहीं पे सुकून से रहेंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जीने के बाद, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के बाद अपने आप को ओल्ड एज होम में डालना, ये कोई सही डिसीजन नहीं है। फिर क्या हो रहा है इंडिया में? वो हर व्यक्ति जिन्होंने अपने आप का बुढ़ापे का सहारा नहीं किया, वो हर माँ जिसने अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं किया, वो हर फैमिली जिसने अपना सहारा नहीं किया, एक स्टेज आने के बाद, ये इंडिया का सर्वे रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, आई ओपनर है। और आपको तो ज्यादा दूर देखने की भी जरूरत नहीं, अगल बगल में देखा तभी भी ये चीजें हम लोग अनुभव करते हैं कि जिसके पास अपने ओल्ड एज का फंड नहीं है, मिस ट्रीटमेंट है, मिस बिहेवियर है, अब्यूज है, फिजिकल टॉर्चर भी कहीं कहीं है, सोशल रिस्ट्रिक्शन है, बाहर मत जाना, इससे मत मिलना, वगैरह वगैरह काफी चीजें होती है। अब आप कहेंगे हाँ ये होती है, मध्यम वर्ग के साथ होती है, जाने सर ये एक्चुअली जो गरीब क्लास है उनके साथ ये सब चीजें होती है। हम लोग तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ही वेल ऑफ है और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर विजयपीत संघानिया, रेमंड्स ग्रुप के ओनर, 14,000 करोड़ के मालिक, जीरो से अपना बिजनेस शुरू किया, रेमंड ग्रुप्स ऑल ओवर इंडिया में शुरू किया, गूगल के ऊपर, पब्लिक डोमेन के ऊपर। इनका इंटरव्यू देख लीजिए, एनडीटीवी ने इंटरव्यू लिया था। उन्होंने 74 एज में अपना पूरे पावर्स अपने बच्चों को दे दिया, कहा बच्चों अब मैं आराम करने वाला हूं, अब मैं जिंदगी का सुख जीने वाला हूं, तुम लोग संभालो। बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी, आपने अपने ओल्ड एज के लिए कुछ ना कुछ जो प्रोविजन किया है उसमें आप अच्छे से अपना लाइफ जिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पिताजी ने कहा नहीं नहीं बेटा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने जो कुछ कमाया सारा बिजनेस में लगा दिया। बेटों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति आज के समय में अगर वो
है तो उसने अपने आप के लिए अपने बुढ़ापे का प्रोविजन नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विजय पथ सिंघानिया के बच्चों का कहना नहीं है, ये आज की जनरेशन के हर एक बच्चों का हर समय आने पे कहना है। आप कहेंगे ऐसा होता होगा कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में, ये सब पुराने सेलिब्रिटीज, भगवान 7 एम्पाला कार के ओनर, एक गलती कर दी, अपने बुढ़ापे का प्रोविजन नहीं किया, बुढ़ापे में चौल में रहते थे। भरत भूषण सुपरस्टार उस समय के, तो गंगा की डोर में यमुना की धारा, उसी स्टूडियो में वॉचमैन का काम करते थे जहां पे वो कभी सुपरस्टार हुआ करते थे। एल.के. सचदेवा पुणे के हॉस्पिटल में इन्हें छोड़ के लोग चले गए थे कि इनका बिल कौन भरेगा। एक हंगल के लिए लोगों ने डोनेशन जमा किया, और कितने नाम गिनाऊं, कितने सेलिब्रिटीज का नाम गिनाऊं। केवल एक गलती की होती है कि अपने बुढ़ापे का प्रोविजन वो खुद नहीं करते। आप कहेंगे सर इतना सारा दुख है क्या जीवन में? बिल्कुल दुख नहीं है, सुख ही सुख है, जीवन काफी अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं। एक जागरूकता की आवश्यकता है कि मेरे ओल्ड एज के लिए मेरा अपना प्रोविजन होना आवश्यक है। बहुत बार हम कहते हैं कि नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन हमने अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दिया है कि मेरे बच्चे मुझे बुढ़ापे में देखेंगे ही। एकदम भाई आपका डिसीजन सर आंखों पे एकदम सही आपने कहा। परंतु परंतु अगर बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है, कहीं बेंगलोर में उसका जॉब लग गया, कहीं दूसरे शहर में चला गया, तब क्या करेंगे? क्योंकि ग्लोबल वो विलेज होने वाला है पूरा दुनिया, और 67% ऑफ यूथ, 67% जवान लोग केवल भारत में है। इसके लिए इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। ये कहाँ जाएंगे, अपने करियर में कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं है। तो क्या आप एक उम्र के बाद बच्चों के साथ वहां जाना पसंद करेंगे? भले आप अभी हाँ कह ले, भले अभी आपको लगे हाँ, लेकिन जब वो उम्र आता है तब इस बात का एहसास होता है कि काश मैं अपना अपना फंड होता, मैं अपने जगह पे अपने फ्रेंड्स के बीच में सुकून से रहता। जब वो समय आता है तो ये फीलिंग आता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 33 साल से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे सीनियर लोगों से बात होती है, और हमेशा मैं इस क्वेश्चन को तो पूछता ही हूँ कि अब आप क्या चाहते हैं? कहते हैं लोग कि बस जहां पे हूँ वहीं पे सेटल हो जाना चाहता हूँ। तो ये दिस इज यूनिवर्सल नीड। आइए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब कि एक खुद का प्रोविजन करना जरूरी है फ्रेंड्स। अब मैं आपके एक प्रश्न लेके आऊंगा कि क्यों जरूरी है। आइए, जीवन बढ़ा बढ़ा है, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ी है, लोगों का वृद्धाश्रम में जाना, किसी के ऊपर डिपेंड रहना बढ़ गया है, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गया है। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, एक कोई जिसने काम नहीं किया वो भी फैमिली के साथ रह जाता था, बाकी फैमिली मेंबर उसे संभाल लेते थे। अब ऐसा नहीं होता है, आप अकेले हैं, आपका फैमिली अकेला है, और इतने साल अकेले रहने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपना बुढ़ापे का प्रोविजन आप करें, किसी दूसरे के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते। बाहर कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी फंड होता है, हर एक रिटायरमेंट व्यक्ति को गवर्नमेंट पेंशन देता है। इंडिया में फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने के कारण हम लोग के यहाँ ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो व्हाट इज रिटायरमेंट? व्हाट इज रिटायरमेंट? आइए आपको बताता हूँ। पहले रिटायरमेंट कुछ साल हुआ करते थे, कुछ चंद साल वो रिटायरमेंट का पीरियड हुआ करता था। अब रिटायरमेंट का डेफिनेशन बदल गया है। आज लोग जल्दी भी रिटायर होना चाहते हैं। उम्र के 30 साल तक अपने आप को सेटल करने में आप घलाते हैं, बचे हुए 30 साल में आप सारे सपने पूरा करते हैं, और उसके बाद 60 साल के बाद जब आप रिटायर होते हैं तो 60 से 90 साल, 100 साल, 30 साल हो या 40 साल हो, लगभग 1/3 ऑफ योर लाइफ, जिंदगी का 1/3 भाग ये आपका ऐसा होता है जो आप उस इनकम के ऊपर डिपेंड रहते हैं जो आपने 30 साल में कमाया है। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्या ये अच्छा फेज है या खराब फेज है? देखिए फ्रेंड्स, हम में से हर कोई रिटायर होना चाहता है। हमें से अगर आप पूछेंगे कि सर आप क्या चाहते हैं, हम कहता हूँ रिटायर होना चाहते हैं। क्यों रिटायर होना चाहते हैं? भाई अपना पैशन है, अपना सपना है, अपना जीवन है। मैं बहुत सारा बुक पढ़ूंगा, पूरे भारत में घूमूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, लेकिन एक अपने मन का जिंदगी जो मैं जीना चाहता था काफी दिनों से, मेरी फैमिली जिम्मेदारी खत्म हो गई, सोशल जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब मैं एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। पहाड़ पे जाकर रहूंगा, यहाँ ये हम कोई कहता है मैं किताब लिखूंगा, कोई कहता है मैं किताब पढ़ूंगा। बहुत सारे हमारे सपने रिटायरमेंट के साथ जुड़े होते हैं। और सचमुच बात मानिए, अगर रिटायरमेंट को आपने अच्छे से प्लान कर लिया तो जिंदगी का बहुत ही सुकून वाला, बहुत ही अच्छा समय होता है। ये बात के ऊपर आप डेफिनेटली विश्वास कर सकते हैं। बस
एक प्लानिंग है। रिटायरमेंट नीड्स अ कॉस्ट, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिटायरमेंट नीड्स अ कॉस्ट। आप कितना बचत कर रहे हैं, पूरा का पूरा आपका रिटायरमेंट उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आज कितना रिटायरमेंट के लिए प्रोविजन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि रिटायरमेंट के लिए अगर मैं फंड रखता हूं तो फिर मुझे किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो मुझे ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड बहुत ही सिंपल है, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं, बहुत ही आसान चीजें हैं। नंबर 1 है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, ठीक है। देखिए 1990 में बैंक का इंटरेस्ट था 14%, आज बैंक का इंटरेस्ट है 5%। हम लोग इसके ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है रेपो रेट। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास बहुत सारा फंड आ जाए और उसे मैं बैंक में रख दूंगा और बैंक में रखने के बाद उसके इंटरेस्ट के ऊपर मेरा पूरा लाइफ चलेगा, तो वो गलत डिसीजन होगा। 1990 में डिसीजन सही था जब 14% का रेट था, लेकिन अब वो डिसीजन उतना सही नहीं है, क्योंकि रेट डिक्लाइन होने वाले हैं। आगे आपको मैं दिखाऊंगा क्यों रेट डिक्लाइन होने वाले। दूसरा है टैक्सेशन, कैपिटल प्रोटेक्शन और इन्फ्लेशन। आइए सबसे पहले टैक्सेशन के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज टैक्सेशन? देखिए, एक भी पैसा आने वाले समय में आप कमाएंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। आने वाली पीढ़ी किसी भी चीज से बच सके लेकिन टैक्स से न बच पाएगी। ये एक हमारा इकोनॉमिकल एडजस्टमेंट होने वाला है, हर चीज टैक्सेबल होगा। फिर आज क्या हो रहा है आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, इसे जरा नीचे ले लिया। अगर मुझे 6% का रिटर्न चाहिए, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। अगर मुझे 6% का रिटर्न चाहिए और अगर मैं 20% के स्लैब में हूं, यानी कि मेरे हर इनकम में से मेरा 20% कट हो रहा है टैक्स में, मेरे इनकम में से 20.8% टैक्स जा रहा है, तब मैं अगर 7.569% कमाऊंगा, टैक्स काटने के बाद मुझे 6% मिलेगा। थे? आगे वाले एग्जाम्पल पे एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपका इनकम 10 से 50 लाख का है, आप 31% का इनकम स्लैब में है, मतलब क्या, मतलब आपके इनकम में से 31% गवर्नमेंट लेने वाली है। फिर वो इनकम कोई सा भी हो, आपका इन्वेस्टमेंट का इनकम हो, सैलरी इनकम हो या प्रोफेशनल इनकम हो, तो इसका मतलब जब आपको 8% का रिटर्न मिलेगा, 8.82% का रिटर्न मिलेगा, तब जाके आपको 6% का यील्ड होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि मेरा पूरा जो इनकम है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, जस्ट वेट, मेरा पूरा इनकम इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस इनकम के स्लैब में हूं, राइट। इससे नीचे ले लो, ये मुझे हमेशा है ना, आगे पीछे करना ही पड़ता है। सो क्वेश्चन इज, मेरा इनकम वो मैं किस स्लैब में हूं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका इंटरेस्ट मैं किस स्लैब में हूं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, आप लोग को एकदम ये बात क्लियर हो गई अच्छे से। सो क्या कोई ऐसा इनकम है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर टैक्स फ्री होगा? यस है। अरे एक मजे की बात बताता हूं, एक शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपने सब जाना हुआ है उसको। महाभारत काल में युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ जंगल में गए। फिर वहां पे एक उन्हें प्यास लगा, एक हिरन के पीछे वो भाग रहे थे, उन्हें प्यास लगा, तो उन्होंने चारों भाइयों से कहा जाके तुम जरा पानी लेके आओ, मैं यहाँ आराम करता हूँ। तो पहले नकुल सहदेव गए, वापस नहीं आए। उसके बाद भीम गए, अर्जुन गए, वो भी वापस नहीं आए। युधिष्ठिर बोले गड़बड़ कहाँ हो गया? फिर वो गए तो देखा कि एक तालाब के पास चारों भाई, आपने सुना होगा फिर भी बता रहा हूँ, चारों भाई बेहोश पड़े हुए, आई थिंक मरे पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा ये क्या हो गया? उनको तालाब की तरफ गए पानी लेने के लिए, उसमें से यक्ष निकला। यक्ष बड़ा राक्षस होता है। यक्ष ने कहा खबरदार जो पानी को हाथ लगाया। उसने क्या बात है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तो पूछो, बहुत सारे सवाल पूछे, उसमें से एक सवाल पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा और मैं मरूंगा नहीं, ये हर कोई सोचता है, लेकिन हर कोई मरने वाला है, ये हर कोई जानता भी है, लेकिन इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, और ये जीवन की सच्चाई है। मेरा बुढ़ापा आएगा मुझे, हाँ, मुझे जाना है, इस बात के ऊपर आज भी कोई विश्वास नहीं करता। महाभारत 5000 साल पहले से लेके आज तक ये एक जो सच्चाई हमेशा रही है, वो ये सच्चाई रही है कि आज भी कोई इस बात पे विश्वास नहीं करता कि मेरा बुढ़ापा आएगा और
मैं एक दिन जाऊंगा, ठीक है ना। सो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूं, इनकम टैक्स पार्ट एक होता है, सेकंड पार्ट है कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्कैम है इंडिया में, बहुत जगह स्कैम होते हैं। हमारे बहुत जगह हमने देखा है कि मुद्दल भी लोगों को नहीं मिल पाते हैं। क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे मेरा जो मुद्दल है वो 100% सेफ रहेगा? है। कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब मेरे जमा किए हुए पैसे को बचा के रखना। देखिए, मेरे प्रेजेंटेशन के ये स्टेज पे आने के बाद बहुत लोग थोड़ा सा डिटैच होने लगते हैं, ठीक है, लेकिन आइए आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ चेंजर है, पॉइंट है। तो आप लोग ऐसे हाथ करिए और जरा ऐसे ऐसे करिए, तो ये ऐसे ऐसे करिए। हाँ हाँ हाँ, करिए करिए करिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे 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 करिए। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लीजिए। आवाज तो मुझे सुनाई नहीं दे रही, करिए। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस। हाँ, अब अगर सुस्ती आई तो मैं एक्सरसाइज भी करवाता हूँ। ओके, सो आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके प्रोटेक्शन देती है आपके सेविंग के ऊपर, जो 5 लाख तक आपने बैंक में रखा उसके ऊपर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है प्रोविडेंट फंड और LIC को। सेक्शन 37 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत आपने जो कुछ जमा किया है उसके ऊपर 100% सिक्योरिटी है। इतना याद रखिए कि LIC में पैसे 100% सिक्योर है। और एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो है इन्फ्लेशन। 1990 में हमें से जो लोग कॉलेज में थे वो वड़ा पाव 1 रुपया में खाया करते थे, है ना। आज वड़ा पाव 15 रुपए मिल रहा है। इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो 9.5% का इन्फ्लेशन रेट होता है, और आपका वड़ा पाव 228 रुपए में मिलने वाला है 30 साल के बाद। पेट्रोल जो हम 15 रुपए में भरते थे आज 100 रुपया है। 6.6% का इन्फ्लेशन है, यानी कि 662 रुपया आपको भरना पड़ेगा आपके उम्र के 30वें साल, आज से 30 साल के बाद। कहने का मतलब बहुत बार मैं सेव करता हूं और वो इन्फ्लेशन खा जाता है, यानी कि आज मैंने 1 करोड़ अगर रखा है, 10 साल के बाद मेरा 1 करोड़ नहीं रह जाता, वो 70 लाख हो जाता है। 20 साल के बाद वो 50 लाख हो जाता है गोल्ड परचेज प्राइस के रेट में। इसके लिए क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे 100% मेरा इन्फ्लेशन सेव्ड है? क्या कहीं है ऐसा प्रोविजन? आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रोविजन। देखिए, फाइनेंस में 2 चीजें होती है, ठीक है। नंबर 1, एक फाइनेंशियल प्लानिंग और एक पर्सनल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, आप कहीं भी डालिए पैसा, आप स्टॉक में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, बैंक में डालिए, FD में डालिए, जहां भी आपके मन में है आप डालिए पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका फंड है, आपका रिस्क एपेटाइट है, आप जानते हैं मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, आप डिसीजन लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, एब्सोल्युटली कोई चिंता की बात नहीं, राइट। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट आपका ऐसा होना चाहिए, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट जहां पर 100% सिक्योरिटी हो, 100% सिक्योरिटी, पूरा का पूरा पैसा एकदम सेफ हो, उसका रिटर्न टैक्स फ्री हो। एक छोटा सा पोर्शन ऐसा होना जरूरी है। वो कैसा होना चाहिए? वो आपको पीस ऑफ माइंड दे, आपको 100% सिक्योरिटी दे, गारंटेड इनकम दे, जब आप चाहे तब उसे निकाल सके, और किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स का झमेला न हो। बाप रे, इतने सारे चीज क्या किसी एक इन्वेस्टमेंट में अवेलेबल है? सोचिए कि 100% सिक्योर्ड भी हो, उसका जो इनकम है वो टैक्सेबल भी ना हो, हाईएस्ट रिटर्न भी दे, और जब भी मैं निकालना चाहूं मैं निकाल भी सकूं। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है? एक इन्वेस्टमेंट है, दुनिया में केवल एक इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, मैं बड़ा क्लेम कर रहा हूं, वर्ल्ड में केवल एक इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में तो है ही है। हाँ, वो LIC ने प्लान डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, आज के जनरेशन के लिए। हाँ, उसको 3 चीजें ध्यान की गई। आज का इकोनॉमी, कोविड में जो लोगों को नुकसान हुआ उस बात को भी ध्यान दिया गया, और उसके बाद आज का जो सर्विस क्लास है उसको क्या क्या चैलेंजेस है उसको, ये तीनों चीज को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को डिजाइन किया गया। आइए देखते हैं ये प्लान क्या है। उससे पहले थोड़ा सा LIC के बारे में जान लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट में बता दूं, 31 लाख करोड़ का एसेट्स इस ऑर्गेनाइजेशन का। लाइफ फंड वैसे ही अराउंड 29 लाख करोड़ लाइफ फंड है। हमारे पॉलिसी होल्डर लगभग 29 लाख है, जो दुनिया के केवल 5 देश ही वैसे हैं जिनका अपना पॉपुलेशन हमारे लाइफ फंड से ज्यादा है।
क्लेम रेशियो में हम लोग 98% क्लेम देते हैं। और आप जो पानी पी रहे हैं, जिस लाइट के नीचे आप बैठे हैं, जिस रोड पे आप ट्रेवल करते हैं, जो हाउसिंग लोन आप लेते हैं, जो घर बनाते हैं, उस हर क्षेत्र में LIC का इन्वेस्टमेंट है। हर एक क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि LIC इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, उस LIC ने आपके लिए प्लान लाया है। आइए देखते हैं। पेंशन तो जरूरी है, पेंशन का प्रोविजन जरूरी है। पेंशन के बारे में बिल्कुल मैं लाइटली नहीं ले सकता, क्योंकि लाइफ स्पैन बढ़ने वाला है। फिर ऐसे में सोल्यूशन क्या है? LIC ने एक प्लान लाया है, वो ये कहता है कि 15 साल के बाद आपको 8% गारंटेड रिटर्न दिया जाएगा, टैक्स फ्री, आपके उम्र के 100वें साल तक। लाइन ध्यान दीजिए, वापस एक बार रिपीट करता हूं। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 15 साल के बाद आपको 8% का ब्याज देगा। याद देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सीरियस बात है। क्या आज के डेट में आपको 8% रिटर्न कहीं भी मिल रहा है? कहीं भी नहीं मिल रहा है 8%। आज ही कोई मुझे 8% नहीं दे रहा। ऐसे परिस्थिति में आज से 15 साल के बाद आपका जो इनकम है वो 8% गारंटेड मुझे लिख के दिया जाएगा, एकदम लिख के दिया जाएगा, पॉलिसी बॉन्ड पे लिख के दिया जाएगा। कौन लिख के देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख के देगी। अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लिख के देती है कि 8% हम आपको गारंटेड देंगे। लेकिन जितना पेंशन सेफ है, जितना बाकी सारे गवर्नमेंट के चीजें सेफ है, जितना नोट सेफ है, उतना ही ये पॉलिसी बॉन्ड भी सेफ है, जहां पे 8% की आपको गारंटी दी जाती है। नंबर 1, उम्र के 100 साल तक आपको 8% मिलेगा। बहुत बड़ा कमिटमेंट है फ्रेंड्स, आज के डेट में कहीं भी नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, इन्फ्लेशन कैसे बीट होता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चीजें और कहीं नहीं मिलती। बहुत बार जब मैं बैंक में पैसा रखता हूं, 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख जब मैं बैंक में रखता हूं, तो बैंक मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। जब मुझे बैंक उस पर इंटरेस्ट देती है तो मैं 4, 5, 6 साल, 10 साल उसके ऊपर इंटरेस्ट लेता हूं और कहता हूं मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। 10 साल के बाद मेरा पैसा मैं लेने के लिए बैंक में जाता हूं, तो बैंक मुझे क्या देती है रिटर्न में? बैंक मुझे वही पैसा वापस देती है जो मैंने इन्वेस्ट किया है। हाँ या ना? यस। मैंने अगर मान लीजिए 50 लाख बैंक में डाला है, हर साल इंटरेस्ट ले रहा हूं, फिर उसके बाद जब मैं बैंक में वापस जा रहा हूं तो मेरे 50 लाख मुझे वापस मिलते हैं। क्वेश्चन इज, जब वड़ा पाव 15 रुपए का था, 1 रुपए का था, तो वड़ा पाव 15 रुपए का हो गया। तो फिर मेरा जो 50 लाख बैंक में डाला वो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा सर? आप वड़े पाव से उसका अंदाज लगाइए। अब 50 लाख का कीमत कम हो जाता है 10 साल में। तो कोई ऐसा टूल है जहां पे मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कम ही ना हो? एक मेयो प्लान LIC का ऐसा है। ध्यान दीजिए कि ये आपको 8% गारंटेड रिटर्न देने के साथ आपका जो मुद्दल है, जो जमा है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देता है। बहुत अच्छा इंटरेस्ट देता है, बहुत अच्छा। 2 तरह के हमारे बोनस है, रेगुलर बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। ये दोनों तरह के बोनस के रूप में इंटरेस्ट दिया जाता है। याद देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं 8%, आपको टैक्स फ्री भी दे रहे हैं और आपके मुद्दल को भी बढ़ा रहे हैं। राइट? जब हम प्रेजेंटेशन पे आएंगे आप कहेंगे इतना मुद्दल बढ़ता है, एंड रियली शॉकिंग है एकदम, क्योंकि ये तो केवल LIC में पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3, सर मैंने 15 साल जमा किया, मैं 5 साल तक मेरा इंटरेस्ट लिया और मुझे अचानक कुछ जरूरत आ गई पैसे की, मुझे अब इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं रह गया, मुझे आपका जो ब्याज मिल रहा है, जो मुझे पेंशन मिल रहा है वो नहीं चाहिए, मेरा मुद्दल मुझे वापस चाहिए, क्या मैं ले सकता हूं? ऑन एनी गिवन डे, कभी भी आपके मन में आया कि मेरा मुद्दल मुझे वापस चाहिए, आप LIC के पास जाइए, कहीं मुझे मेरा पेंशन नहीं चाहिए, मैंने जो कुछ अमाउंट जमा किया है वो इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस दो। जो कुछ आपने जमा किया वो और प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट, ये आपको वापस मिलता है। बहुत बड़ा फीचर है ये, आपको बाकी इन्वेस्टमेंट्स में फीचर दिखाई नहीं देते। फिर ठीक है, मुझे प्लान में रहना है, मैं प्लान एंजॉय कर रहा हूं, मुझे टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, लाइफ टाइम बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन इमरजेंसी भी कोई चीज होती है। अगर इमरजेंसी आ गई तो क्या? तो क्या मुझे प्लान तोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपके पेंशन को ऊपर LIC आपको लोन देता है विदाउट गारंटर, विदाउट एनी कंडीशन, जीरो कंडीशन।
आप अगर मान लीजिए 1 लाख का पेंशन ले रहे हैं तो आपको 5 लाख लोन मिलता है, 10 लाख का सालाना पेंशन ले रहे हैं तो आपको 50 लाख का लोन मिलता है। 5 टाइम्स ऑफ पेंशन आपको लोन मिलता है, आप लोन ले लीजिए, उसका इंटरेस्ट आपके पेंशन में से कट होना शुरू होता है, आपको आधा पेंशन मिलेगा, आधा इंटरेस्ट में जाएगा, एक उदाहरण। और अगर आपने लोन रिपे कर दिया तो आपका इंटरेस्ट फिर से बढ़ जाता है। करना या न करना ये आपके हाथ में है, लेकिन याद रखिए लाइफ में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी तो आपको प्लान ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इमरजेंसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोविजन LIC ने इस प्लान में किया हुआ है। बहुत बार एक क्वेश्चन हमेशा बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट मुझसे पूछते हैं कि सर ये अगर 15 साल का प्लान है और किसी कारणवश में 15 साल नहीं भर पाया तब क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्लान है, इतना बड़ा कमिटमेंट में आज मैं हर साल भर रहा हूं 5 लाख 5 लाख, आगे मैं नहीं भर पाया तो क्या होगा? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस अकेले प्लान में इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, LIC के किसी भी प्लान में ऐसा नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम ये घटना घटी है जब LIC ने इस बात पे डिसाइड किया कि आप जितने भी साल पैसे भरें वो पैसा आपका मुद्दल हो जाएगा और उसके ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 5 लाख जमा किया है 5 साल में तो वो आपका मुद्दल हो जाएगा, 15वें साल में वो ब्याज उस पर मिलना शुरू हो जाएगा। 10 साल जमा किया है, 10 लाख जमा किया है, 10 साल मुद्दल हो जाएगा। यानी कि आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है कि अगर मैं पूरा 15 साल नहीं भरा तो क्या, आपने 3 साल भरा, 4 साल भरा, 5 साल भरा, जितने साल में जो कुछ मुद्दल आपका जमा हुआ उस मुद्दल के ऊपर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। वो कॉर्पस आपका, सारे बेनिफिट वैसे का वैसे ही होते हैं, खाली प्रोपोर्शन कम हो जाता है, जितना आपने जमा किया उसके अनुपात में सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बेनिफिट्स कोई भी कट नहीं होता, राइट? और एक इंपॉर्टेंट बात, रिस्क कवरेज। देखिए जहां फैमिली है वहां पे रिस्क कवरेज है, ये आज के डेट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ब्रेड अर्नर जो जो कमाने वाले व्यक्ति है, जिनके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंड करता है, जिनकी तरफ पूरी फैमिली देखती है कि मेरा जो पूरा फाइनेंशियल नीड है ये सारा चीज यहाँ पे कंप्लीट करने की इनकी जिम्मेदारी है, और उन्हें अगर कुछ हो जाए तो फैमिली को बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। और इसके लिए इंश्योरेंस आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। LIC ने ये प्लान को डिजाइन करते वक्त पहला डिजाइन किया कि आपको 100 साल तक का इंश्योरेंस दे दिया। ठीक है, आप 15 साल प्रीमियम भरिए, उसके बाद आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। आपका इंश्योरेंस हर साल बढ़ते रहता है और वो फ्री होता है। इंश्योरेंस आपका फ्री होता है, हर साल इंश्योरेंस बढ़ता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रिस्क कवरेज बढ़ते जाता है। और इसके लिए हम लोग कहते हैं दिस प्लान गिव्स इन्फ्लेशन बीटिंग इंश्योरेंस, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्क कवरेज बढ़ेगा। सो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान इसके लिए ट्रीट होता है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लान। इसके अलावा इसमें 2 कवरेज और है, एक है नॉर्मल कवरेज। नॉर्मल कवरेज मतलब एक्सीडेंट से कुछ हो जाए तो डबल द सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिलता है। अपंगपना आ गया, दोनों हाथ गए, दोनों पैर गया, व्यक्ति जिंदा है, अब क्या होगा सर? अब आपको आगे की प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा जिम्मेदारी LIC अपने पे ले लेता है। इमीडिएटली इमरजेंसी पेंशन शुरू हो जाता है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी है तो उसका 10%, 1-1 लाख रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। और फिर जब आपका पेंशन का समय आता है, जब बेनिफिट का समय आता है तो सारे बेनिफिट्स तब मिलने शुरू होते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो प्लान है, जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, ये इतना अच्छा बैकअप प्लान है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं इंडस्ट्री में, ये कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ये आपके पीछे खड़ा हुआ है। ठीक है, रिस्क कवरेज कहिए, पेंशन कहिए, इमरजेंसी कहिए, कुछ भी कहिए। आइए अब एक एक्चुअल प्लान के ऊपर हम लोग जाते हैं। हाँ, एक एक्चुअल प्लान के ऊपर जाते हैं तो फिर चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। मैं ये न दिखा के आपको एक रियल प्लान दिखाता हूं, प्रेजेंटेशन। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने 8 लाख प्रीमियम का उदाहरण लिया है। बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि आपको 8 लाख प्रीमियम भरना है, ये केवल एक उदाहरण है, क्योंकि मैं 1 करोड़ का सम एश्योर्ड आपको दिखाना चाहता था, इसके लिए उसका 8 लाख प्रीमियम है। आप अपने बजट के अनुसार, आपके अपने नीड के अनुसार मिस्टर विष्णु चौधरी आपको फोन करेंगे, और फोन करने के बाद वो आपका बजट पूछेंगे, आपको कब से पेंशन चाहिए ये पूछेंगे, और पूरा का पूरा प्लान कंप्यूटराइज्ड हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, वो आपको विजिट करेंगे और प्लान के बारे में एक बार वापस डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, लेकिन थोड़ा प्लान हम लोग समझ लें। एक उदाहरण, आप लोग हैं ना मेरे साथ, ऑल आर विथ मी? हाँ, थोड़ा ऐसा ये दिखा दीजिए अंगूठा वगैरह दिखा के कि यस सर आपके साथ हैं,
ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चैट पे जरा अंगूठा दिखा के यस वी आर विथ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो आइए देखते हैं नाउ नाउ 8 लाख रुपया हर साल प्रीमियम क्लाइंट भर रहा है। फिर से बता दूं, 8 लाख कंपल्शन नहीं है, एक उदाहरण है। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया 1 करोड़ अगर सम एश्योर्ड क्लाइंट को दिया गया। 1 करोड़ का मतलब क्या कि आज पॉलिसी लिया, कल अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो 1 करोड़ उसके नॉमिनी को दिया जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 करोड़ उसको नॉमिनी को दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं रिस्क कवरेज अमाउंट। अब आपको दिखाता हूं रिस्क कवरेज अमाउंट कैसे बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर साल बढ़ते जाता है। यहाँ देखिए 1 करोड़ 6 lakhs, 1 करोड़ 12 lakhs, 1 करोड़ 18 lakhs, 1 करोड़ 24 lakhs, 130, 136, 141 एंड ऐसे करके जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आपका रिस्क कवरेज बढ़ता है। फॉर एग्जांपल 80 एज में पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवरेज 5 करोड़ का है, 82 में 6 करोड़ का है। बेसिक आपने कितने का लिया पॉलिसी? 1 करोड़ का लिया। नहीं, बीटिंग द इन्फ्लेशन, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा रिस्क कवरेज बढ़ते जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, हाँ ठीक है। नंबर 2 देखिए 15 साल 8 लाख प्रीमियम भरे गए, 7,99,000, 8 लाख रुपए 15 साल भरे गए। 15 साल के बाद ये देखिए 8 लाख एवरी ईयर पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, प्रीमियम भरना बंद हो जाता है। 8 लाख आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, टैक्स फ्री है, गारंटेड है, लाइफ टाइम है। टैक्स फ्री है, गारंटेड है, लाइफ टाइम है, राइट। 8 लाख आपको सुकून के साथ पैसा मिल रहा है। ये जो कैश वैल्यू है वो अमाउंट है जो आप विड्रॉ करें। अगर मान लीजिए बीच में आपको लगा कि बस मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मेरा पैसा मुझे वापस लेना है, तो 62 एज में जब आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो 1 करोड़ 91 लाख आपको मिलेगा। लोन लेना चाहेंगे ये 8 का 5 टाइम यानी कि 40 लाख आपको लोन मिलेगा, राइट। क्वेश्चन इज, अरे सर ये पॉइंट आप छोड़ रहे हैं, अगर मैं 1 करोड़ 91 लाख रुपीज ले रहा हूं तो मैंने जमा कितना किया? कितने लोगों के मन में अभी तक ये प्रश्न आ गया होगा कि मेरा एक्चुअली जमा कितना हुआ। आइए देखते हैं कि आपका जमा कितना हुआ। एंड आइए एक उदाहरण आपको मैं लेकर चल रहा हूं। वो उदाहरण है आपका 80 साल वाला। इसको मैं नीचे ले ला, 80 साल वाला उदाहरण हम लोग देखते हैं, राइट। आपका टोटल जमा हुआ है 15 साल में 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख आपका जमा है। 8-8 लाख का पेंशन आपका लाइफ टाइम चालू है। उम्र के 80 साल में आपको ऐसा लगा कि मेरा मुद्दल मुझे वापस चाहिए। वो मुद्दल जो 1 करोड़ 20 लाख था, वो मुद्दल अगर आपने बैंक में रखा होता जिसके ऊपर आप 20 साल के बाद विड्रॉ करने जाते तो आपको 1 करोड़ 20 लाख से मिलता, वो मुद्दल आपका हो गया है 5 करोड़ 38 लाख। बाद में वो 565 हो गया, फिर 593 हो गया, बाद में वो 6 करोड़ हो गया। 90 साल की उम्र तक ये अमाउंट 6 करोड़ 15 लाख हो गया। बार बार ये बात क्यों बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपका एक मुद्दल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जो मुद्दल हर साल बढ़ रहा है। आपको जीवन का एक सुकून है कि कुछ हो जाए मेरे जीवन में, अगर मैं न रहूं तो मेरे नॉमिनी को ये 5-6 करोड़ रुपया जाने वाला है, मैं जाते जाते इतना पैसा देके जा रहा हूं, ये एक सुकून है। दूसरा सुकून है, अगर कोई ऐसी जिंदगी में इमरजेंसी आ जाए जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मेरा अपना फंड मेरे पास है, मैं जब भी चाहूं LIC के पास जाके मेरे फंड को ले सकता हूं, और वो ऐसे ही नहीं पड़ा है, हर साल वो बढ़ रहा है। बहुत बड़ा सुकून है। नंबर 3 सुकून है, इकोनॉमी में कुछ भी हो जाए 8 लाख मुझे गारंटेड टैक्स फ्री 100 साल तक मिलने वाला है। पूरी जिंदगी भर मुझे कम से कम इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा दिन कैसे चलेगा। बुरा वक्त किसी के ऊपर नहीं आता है फ्रेंड्स, इस बात को मैं जानता हूं। आपका भी जीवन बहुत अच्छे से बीतने वाला है, इस बात को भी मैं जानता हूं, लेकिन प्रोविजन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विजय पंत सिंघानिया ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें भाड़े के फ्लैट पे 1 बेडरूम में रहना पड़ेगा और बिना कार के घूमना पड़ेगा। 14,000 करोड़ के मालिक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें 1 बेडरूम फ्लैट में रहना पड़ेगा और रिक्शा में घूमना पड़ेगा। तो प्रोविजन करना तो जरूरी है, एक प्रोविजन इज मस्ट, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये बीच में जब भी आप प्लान, ये छोड़िए वो बंद करने का छोड़िए, आइए हाँ प्लान को मैं कंक्लूड कर रहा हूं आपके लिए, बाकी भी चीजों के बारे में बात करना है। ये प्लान आपको बेसिकली 8% का रिटर्न, गारंटेड इनकम,
टैक्सेबल रिटर्न दे रहा है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आपसे, आगे कंपैरिजन के बाद एक थोड़े प्लान से मुझे कंपेयर भी करना है आपको। एक रिक्वेस्ट, देखिए मिस्टर विष्णु चौधरी जो हमारे लीडिंग एडवाइजर है वो आपको फोन करेंगे, ठीक है, और फोन पे आप अपना एज बताइए, कितना पेंशन चाहिए वो बताइए, वो आपको कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। कोई हार्ड सेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक बात आपको खाली यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सेंस ऑफ अर्जेंसी है, क्योंकि इतना अच्छा प्लान है, इतना ज्यादा रिटर्न है इसके ऊपर, तो इस प्लान को LIC बंद करेगी, क्योंकि IPO आने वाला है LIC का, आप जानते ही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा IPO बनने आने वाला है, और इसके लिए इस प्लान को बंद करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कमिटमेंट है, 8% का रिटर्न, और तो प्लान को बंद होने से पहले इसको आप अपने हाथ में ले लें, ठीक है, क्योंकि एक बार प्लान आपके हाथ में आ गया, एक बार आप इस प्लान के ओनर हो गए, तो बेनिफिट देना LIC की अपनी कमिटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट है, ठीक है। अब आइए देखते हैं एकदम शॉर्ट में कि सर क्या मैं ये प्रोविजंस स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकता? नहीं कर सकते नहीं कर सकते, क्यों? आइए देखते हैं। 25 साल में स्टॉक मार्केट ने 7.57% का रिटर्न दिया है। स्टॉक मार्केट ये शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए अच्छा है। 12 साल के पीरियड में तो स्टॉक मार्केट ने 1.53% का रिटर्न दिया है, 92 से लेकर 2004 तक। इस फिगर्स में ज्यादा आपको मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए कि स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो आपको परचेस करना है, जब ऊपर उठता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। स्टॉक मार्केट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, भले कितना भी कोई कहे स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट नीचे आया खरीदिए, ऊपर गया बेचिए। सिमिलरली म्यूचुअल फंड के साथ भी वैसा है। देखिए 14 लाख लोगों ने म्यूचुअल फंड लिया, मैंने डेटा निकाला, 11 लाख तो पहले 3 साल में ही निकल जाते हैं, क्योंकि ये नीड और ग्रीड के ऊपर है। अगर अच्छा प्रॉफिट है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट है, फिर भी आप उसमें अटके पड़े हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मन कहता है निकाल लो, और आप निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद उसको आप खर्चा कर देते हैं, कोई गलत बात नहीं है। फंड निकालने के बाद उसका खर्चा होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट, बैंक के FDs ये आपके जीवन के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिजाइन किया है। फिर कोई कहेगा सर PPF से मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर लूं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि 1,50,000 का उसके ऊपर लिमिट है। जब मैंने PPF में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो 12% का रिटर्न था। आज जब PPF मेरा खत्म होगा मुझे 8% का रिटर्न मिल रहा है। अब तो मार्केट रेगुलेटेड हो गया है, PPF के भी रिटर्न्स गारंटेड नहीं रह गए। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करूं? अब देखिए जहां पे लेडीज क्लब है, और यहाँ पे तो भाई गोल्ड के ऊपर न बात किया ही सबसे अच्छा है। मेरे लिए सबसे सेफ है कि इसके ऊपर मैं बात ना करूं, लेकिन गोल्ड ये सेंटिमेंटल है, ये ऑर्नामेंटल है, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं है, क्योंकि गोल्ड ने कभी भी ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। रिकॉर्ड बता रहा है कि गोल्ड ने कभी भी ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। एक बार केवल ज्यादा रिटर्न दिया है गोल्ड ने, और वो है 2017 में, जब 6.63% का रिटर्न था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सर्वे रिपोर्ट्स बोल रहे हैं। ओके, सो आगे आते हैं। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एक जस्ट ऑन द लाइटर मोड इसलिए बता रहा हूँ कि अगर पेंशन प्लानिंग करना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सीरियस रिक्वायरमेंट है, तो कहाँ अटक गया, 2 मिनट रुक के, यस ये चैट बॉक्स पे चला जाता है, राइट। बैंक के बारे में थोड़ा बात करूं, बस अभी लास्ट के 3 स्लाइड, फिर आपके क्वेश्चन आंसर से आता हूं। बैंक के बारे में बताना जरूरी, क्योंकि हमारे फादर्स, ग्रैंडफादर ने, आपके पुराने लोगों ने जो कुछ कमाया वो बैंक से कमाया, और बचपन में से हमारे दिमाग में बात बैठ गया है कि कुछ नहीं, पैसे लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाल दो, अच्छा रिटर्न आएगा। वो समय था 1990 में बैंक के रिटर्न 14% रिटर्न थे, बाद में 13% हो गए, आज तो 6.5% है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए वर्ल्ड के जितने बड़े इकोनॉमी है, वर्ल्ड के जितने बड़े इकोनॉमी है, वो सब 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं सब जगह। जापान में तो आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है अपने बैंक में पैसा रखने के लिए, तो ये सब 0% रिटर्न दे रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में केवल 2 इकोनॉमी ऐसे हैं जो ग्रो करने वाले हैं, और एक चाइना है और एक इंडिया है। इसका मतलब आने वाले समय में इंडिया में भी बैंक का रेट का इंटरेस्ट, अभी 14 से जब 6 पे हम लोग आ गए, तो फिर 14 पे तो नहीं जाएंगे, अब तो कम ही होना है, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। पर फिर भी आप बैंक FD कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, क्योंकि जीवन में और भी बहुत कुछ है।
गाड़ी लीजिए, अच्छा घर बनाइए, हॉलिडे पे जाइए, है ना, लग्जरी लाइफ का एंजॉय करिए। उसके लिए आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं और उसको निकाल के खर्चा करते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट आप जरूर ऐसा करिए जो आपके साथ जीवन भर चले, क्योंकि बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट में वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो आपके साथ जीवन भर चले। और इसीलिए देखिए, बैंक का मैं आपको बता ही रहा था कि आने वाले समय में 4% रिटर्न होगा, एनएससी का 6% होगा, पीपीएफ का 7% होगा। लेकिन ऐसे समय में एलआईसी का जो प्लान है वो आपको लगभग 15% का रिटर्न देगा, क्योंकि वो आपको 8% का रिटर्न दे रहा है और प्लस आपका मुद्दल भी बढ़ा के दे रहा है। एक बार फिर बता दो फ्रेंड्स कि रिटायरमेंट ये कोई छोटा मोटा फेज आपके जीवन का नहीं है। ध्यान दीजिए, रिटायरमेंट ये ऐसा फेज है जो आप एंजॉय करने वाले हैं। जो करना है, जहां जाना है, जहां लाइफ एंजॉय करना है, वो सब आपको करना है। उसके लिए केवल और एक प्रोविजन करना है, ठीक है। और इसके लिए डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं वर्ल्ड के नंबर 1 प्लान के बारे में। आपको इस प्लान के ऊपर डिसीजन लेना है, क्योंकि ये प्लान बहुत जल्दी बंद होने वाला है। मिस्टर विष्णु चौधरी आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप उनको अपना डिटेल्स दीजिए एंड फिर उसके बाद वो आपको प्रेजेंटेशन भेजेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कह के यहाँ पे मेरा मैं प्रेजेंटेशन रोकता हूँ, ठीक है। एंड नाउ आई एम रेडी फॉर ऑल द क्वेश्चंस। आपको कुछ पूछना है फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ओके, ओवर टू विष्णु चौधरी सर। आप आइए। हा सर. दीपाली मॅडम कोणीतरी प्रश्न विचारणार होते सरांना. एकच मिनिट सर, एकच मिनिट. येस येस, टेक ऑन टाइम, टेक ऑन टाइम. ओव्हर टू यू वैशाली, कुणाचे क्वेश्चन असतील तर विचार. आता पण चॅट बॉक्स मध्ये तर आले नाहीये. किंवा आता पण कन्सेप्ट क्लिअर झाले असल्यामुळे कोणी क्वेश्चन विचारत नाहीये. यस, थँक्यू 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 मॅडम. येस येस, आपण येस, लेट्स कन्सिडर दिस फॅक्ट की सर्व डाऊट क्लिअर झालेले आहे. तरी इन केस काय डाऊट असेल, मिस्टर विष्णू चौधरी आपल्याला कॉन्टॅक्ट करणार आहे आणि ते आजच 2 दिवसामध्ये कॉल करतील. मग जे काय पर्सनल विचारायचं असेल डेफिनेटली विचारा. ओव्हर टू विष्णू चौधरी सर, तुम्ही काय बोलायचं आहे, प्लीज गो अहेड. थँक्यू सर. प्रथमतः मी आपल्याला धन्यवाद देतो की श्रीयुत रामेश्वर गिरी सर, आमचे डेव्हलपमेंट ऑफिसर, यांनी आपल्याला नीड ऑफ फायनान्शियल प्लॅनिंग याविषयी उत्कृष्टरित्या माहिती दिल्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. त्यांनी आपल्या सर्वांना सखोल माहिती दिली, तसेच आपल्याला जाणीव करून दिली की आपल्या हक्काचं पेन्शन म्हणजे इन्कम असणे किती आवश्यक आहे. वृद्धापकाळात ज्यांचे स्वतःचे असे इन्कम नसते त्यांना खूप हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागतात. असे जगामध्ये खूप उदाहरण आहेत. उदाहरणार्थ भगवान दादा, हॅलो हॅलो, हा, गो अहेड गो अहेड. यामध्ये उदाहरण म्हटलं सेलिब्रिटी पण भरपूर येतात की त्यांना म्हणजे आधीपासून जर आपला आर्थिक नियोजन केलेलं नसेल तर वृद्धापकाळामध्ये त्यांना भरपूर हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. सरांनी आपल्याला ह्याची सुद्धा माहिती दिली. त्याचप्रमाणे योग्य काळात आर्थिक नियोजन न केल्याने सेलिब्रिटीजही वृद्धापकाळात हाल अपेष्टांना सामोरे जावे लागले आहे. मी सर्व क्लबला एकत्र आणून कार्यक्रम यशस्वी करण्यास सहकार्य केल्याबद्दल इनोरी क्लबच्या अध्यक्षा सौ काजल गारोडे मॅडम यांना मी धन्यवाद देतो की त्यांनी इनोरी क्लब श्रीरामपूर, इनोरी क्लब अहमदनगर, इनोरी क्लब लातूर, इनोरी क्लब एरिया 24 लातूर, इनोरी क्लब औरंगाबाद लोटस, इनोरी क्लब जालना हरिजन, इनोरी क्लब न्यू पनवेल, इनोरी क्लब खोपोली, इनोरी क्लब पिंपरी, इनोरी क्लब निगडी प्राईड, इनोरी क्लब पैठण या सर्व क्लबच्या अध्यक्षांना एकत्र घेऊन आणि या सर्व अध्यक्षांनी आपल्या सर्व सभासदांना या मीटिंगला प्रेझेंट केले. त्याबद्दल मी सर्व अध्यक्षांना सुद्धा धन्यवाद देतो.
ऍज अ सिनियर ऍडवायझर असल्याने आपल्या गरजेनुसार, आपल्या मिळकतीनुसार या प्लॅन विषयी पूर्ण माहिती देण्यासाठी मला तुमच्याकडे व्हिजिट करण्यास नक्कीच आवडेल. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू चौधरी सर. परत मी पण एक आव्हान करतो फ्रेंड्स, प्लान हा खूप चांगला आहे. काय ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला येतात, पण वेळेत डिसिजन नाही घेतल्यानंतर आपल्याला एक पश्चाताप होतो की काश मैंने वो डिसिजन उस वक्त ले लिया होता. असं आयुष्यामध्ये खूप काय प्रसंग आलेले आहेत. तर ह्यावेळी तो रिपीट नाही होणार, मला पूर्ण विश्वास आहे. एक प्रोव्हिजन करा. LIC ऑफ इंडियाचा प्लान आहे. मिस्टर चौधरी तुमच्याकडे येतील आणि पूर्ण डिटेल मध्ये त्या प्लान बद्दल परत एकदा सांगतील. थँक्यू व्हेरी मच फ्रेंड्स. थँक्यू. थँक्यू सर. आज आपल्याकडं चीफ गेस्ट रामेश्वर गिरी यांनी आपल्याला खूप छान मार्गदर्शन केलं आहे की पैशांची आपण गुंतवणूक कशी करायची, वृद्धापकाळामध्ये आपण कशी गुंतवणूक करून आपण किती फायदे घेऊ शकतो याबद्दल खरंच सरांनी खूप छान माहिती दिली. त्याबद्दल मी सरांचे सर्व क्लब कडून आभार मानते. थँक्यू सो मच सर. आणि चौधरी सर, तुम्ही सुद्धा आम्हाला खूप छान मोलाचे मार्गदर्शन केले आणि तुमच्यामुळे आम्हाला हा कार्यक्रम घेता आला, त्याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. दीपाली, तुझे सुद्धा मी खूप आभार मानते. तुझ्यामुळे हा आम्हाला कार्यक्रम घेता आला. थँक्यू सो मच. सगळ्या क्लब कडून म्हणजे इनरव्हील क्लब ऑफ तळेगाव दाभाडे, इनरव्हील क्लब ऑफ पैठण, इनरव्हील क्लब ऑफ श्रीरामपूर, इनरव्हील क्लब ऑफ अहमदनगर, इनरव्हील क्लब ऑफ लातूर, इनरव्हील क्लब ऑफ एरिया 24 लातूर, इनरव्हील क्लब ऑफ औरंगाबाद लोटस, इनरव्हील क्लब ऑफ जालना हॉरिझॉन, इनरव्हील क्लब ऑफ न्यू पनवेल, इनरव्हील क्लब ऑफ खोपोली, इनरव्हील क्लब ऑफ परळी, इनरव्हील क्लब ऑफ पिंपरी, इनरव्हील क्लब ऑफ निगडी प्राईड यांच्याकडून मी सगळ्यांना खूप खूप आभार मानते. थँक्यू सो मच. आणि आजचं जे सेशन आहे, आजचं वेबिनार आहे, तुम्ही खूप छान पद्धतीने ऑर्गनाईज केला, त्याबद्दल पण मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. थँक्यू सो मच. काजल, 1 मिनिट मी बोलू का? हो, बोल दीपाली. ओके. प्रथमतः गिरीश सरांचे खूप खूप आभार. कारण बरेचदा आपण समाजामध्ये पाहतो की बरेच जण शंका सांगणारे असतात किंवा काय काय अडचणी येतात ते सांगणारे असतात, पण अडचणीतून मार्ग दाखवणारे खूप कमी असतात. म्हणजे एक व्हॉट्सअपला गोष्ट सुद्धा आली की चित्रकार जर चित्र लावतो एका चौकामध्ये, तो म्हणतो यातल्या चुका सांगा. खूप जण चुका दाखवतात आणि दुसऱ्या दिवशी लिहिलेलं असतं की चुका दुरुस्त करा, तर कुणी चुका दुरुस्त करत नाही. तसं आज गिरीश सर आपल्याला काय काय भविष्यामध्ये अडचणी येऊ शकतात तेही सांगितलं. त्याचबरोबर आपण त्याच्यातनं मार्ग कसा काढायचा हे मोलाचं मार्गदर्शन सुद्धा दिलं. त्याबद्दल पूर्ण सगळ्या क्लबच्या वतीनं मी तुमचे धन्यवाद मानते. धन्यवाद काजल. खूप छान सेशन झाला सर. धन्यवाद मॅडम. इन्फॉर्मेटिव्ह म्हणजे सगळे कन्सेप्ट क्लिअर झाले सगळ्यांचे. तुम्हाला प्रश्न विचारायची काही गरज नाही पडला आम्हाला. ओके. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. ओव्हर टू प्रेसिडेंट स्मृती. Over to President Smriti. मॅडम तुम्ही म्यूट आहात. स्मृती मॅडम ने अनम्यूट व्हा. म्यूट. स्मृति जी, आप अनम्यूट करिए. Myself Smriti Biswas, Innerville Club of New Panvel, President, and may I request all of you to stand up for national anthem. Jana Gana Mana विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग. तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाता. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय
जय जय जय जय हे भारत माता की जय. जय जय. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Over to Sucheta. Thank you, madam. Over to President Sucheta. सो मॅडम आम्ही एक्झिट होऊ. आय थिंक तुमचा पुढचा प्रोटोकॉल चालू राहील काय? ओके. हो झालंच आहे हा आता. हा वी आर एक्झिटिंग द्या. थँक्यू व्हेरी मच. ओके थँक्यू सर. थँक्यू. Thank you. प्रेसिडेंट सुचेता नाही आहे का? तूच म्हणून दे कन्क्लुडेड. नेत्रा तू कर. नेत्रा मीटिंग कन्क्लूड कर. Meeting is concluded. Thank you so much all presidents. Thank you. Thank you. Thank you, Kajal. Thank you. Thank you so much. Okay, bye. Bye. Nice Bye. session. Everyone. Very informative. Thank you so Session. much. It's very informative, हाँ? हो खूप छान झालं सेशन. इस एज में हमको बहुत हाँ मिला ना. हाँ ना. अभी से हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे फिर आगे की प्लानिंग करेंगे. किसी को भी नंबर चाहिए होगा ना विष्णु सर का तो मैं दे दूंगी. काजल को देती हूँ मैं, वो आपको पास ओके कर. मैं ग्रुप में डाल दूंगी. आपले बेनिफिशियरीज है ना. हेलो. 59, आपले बेनिफिशियरी 58 है. 58. 59. 59 सेम लिखो तो फिर है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी. हाँ 59 होगा और ये इसमें आएगा ना ई लर्निंग में. ई लर्निंग. ओके. दीपाली खूप छान झालं सेशन. थँक्यू दीपाली. पार्टिसिपेंट पाहिजे होते पण आणखीन हो पाहिजे होते. कमी झाले खूप. हो कमी झाले खूप. पोस्टपोन केलं होतं खरं तर पार्टिसिपेंट वाढण्यासाठी. कुछ लोग आ नहीं पाए तो पुनः के प्लैटिनम भी ज्वाइन नहीं कर पाए, लॉगिन नहीं कर पा रहे थे बोले. बारिश कुछ जगह बारिश होने के कारण वैसा हो गया. हा Maybe- नेट प्रॉब्लेम खूप होता. माझ्याकडे पण खूप नेट प्रॉब्लेम होता. माझ्याकडे वेलकम नीट नाही झालं ना. नाही चांगलं झालं. काही प्रॉब्लेम नाही अगं मी खूप डिस्टर्ब होते. नेट प्रॉब्लेम. एकतर भारती म्हणली मी वोट ऑफ थँक्स नाही करत. सगळंच टेन्शन आलं. नाही चांगलं झालं. काही प्रॉब्लेम नाही. नहीं Thank अच्छा you. हुआ. Thank you. थँक्यू. चला लीव करायचं तर ओके, उद्या भेटूया परत. कल मिळते. माधवी ऑल द बेस्ट. हो, उद्या भेटू. You all the best. माधवी ऑल द बेस्ट. Thank you. थँक्यू. बाय बाय ममता. Bye, बाय bye. स्मृती. Bye. बाय. बाय ममता. Bye, Vaishnu. बाय. Bye.